तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता के बारे में कि क्या है विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ आपके पास क्या हैं? पदार्थ कैसे हैं? चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, यही है। तो इन तीनों पे ही चर्चा करेंगे। धातु की बात करेंगे, धातु यानी मिश्र धातु भी होते हैं, सामान्य धातु भी होते हैं, इनकी हम सब पे चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करें कि मैं कह रहा हूँ चालक हैं, कुचालक हैं और अर्धचालक हैं। ठीक है, इनके बारे में देखें आपका कि चालक यानी कंडक्टर्स, चालक के बाद आ रहा है कुचालक जिसे हम विद्युत रोधी भी कहते हैं, इंसुलेटर्स, और अर्धचालक सेमी कंडक्टर। इनके नामों से समझ जाएंगे, चालक यानी चालन करने वाला, कुचालक यानी चालन नहीं करता हूं, अर्धचालक यानी आधा चालन करता हूं। तो अपन एक एक के बारे में डिटेल में देखें। देखिए, चालक के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है। ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालन करते हैं, चल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो जिसमें भी धारा प्रवाहित हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। धारा प्रवाहित होने का मतलब किसका प्रवाह होना, आवेश का प्रवाह होना। जहां पे आवेश का प्रवाह हो जाता है उसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। कई बार हम चालक को सुचालक भी कहते हैं। ठीक है, इन पदार्थों में क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुतायत में होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए मैं काम की बात यह है कि जो इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 10 की घात -8 ओम मीटर से लेके 10 की घात -6 ओम मीटर तक होती है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और चालकता घट जाती है। ध्यान रखना, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता अपने आप घटेगी। ठीक है, जैसे मान लो अपन बाइक चला रहे हैं, ठीक है, रास्ते में हमने प्रतिरोध लगा दिए, ब्रेकर लगा दिए, तो स्पीड क्या होगी, कम होनी है ना। तो चालकता तो स्पीड हो गई, ब्रेकर क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। और यहाँ पे ये ध्यान, टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता क्या होगी, घटेगी। इस बात का ध्यान रखना है। वैसे तो सारी धातुएं क्या होती है, सुचालक की श्रेणी में आती है। जो धातुएं होती है वो क्या होती हैं, सुचालक होती है। कुचालक या विद्युत रोधी की बात करूं तो इसमें क्या नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा। यानी ऐसे चीज या ऐसी वस्तु जिसमें क्या हो, विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। यहाँ पे क्या नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ही आवेश का प्रवाह नहीं होता है। अगर मैं इनकी प्रतिरोधकता की बात करूं तो इनकी प्रतिरोधकता 10 की घात 9 ओम मीटर से लेके 10 की घात 14 ओम मीटर तक होती है। देखिए, पिछली बार जो प्रतिरोधकता देखी आपने, इसमें कितनी देखी यहाँ पे चालक की, तो हमने बताया 10 की घात -8 कम थी ना, प्रतिरोध कम था, माइनस में जा रहा है, कम है इसलिए चालन हो रहा है, चालकता बढ़ रही है। यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगी, चालकता खत्म हो जाएगी, है ना, इसीलिए इसमें धारा का प्रभाव नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान दें, अगर आप अत्यधिक ताप वृद्धि करते हैं, ताप को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो बंधे हुए हैं ना नाभिक से, जैसे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और बंधन से मुक्त होने का मतलब इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या होगी, चालकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ताप बढ़ाने से इसमें क्या होती है, चालकता की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहते हैं, कुचालक की भंजन अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, उस पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बंधन मुक्त हो गया, इससे क्या हो गया, थोड़ी सी चालकता आ गई, चालकता में वृद्धि हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, भंजन अवस्था कहेंगे। और कुछ एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्पल वैसे कुचालक के बहुत सारे हैं, कांच, क्वार्ट्ज, अभ्रक, प्लास्टिक, बहुत सारे ऐसे हैं अपने पास। ठीक है, समझ गए, अपने को चालक समझ में आ गया, कुचालक समझ में आ गया। बात करें अर्धचालक की तो ये क्या होगा, आधा चालक होगा, आधा क्या होगा, कुचालक होगा। कहने का मतलब पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा कुचालक के मध्य हो, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी जो चालकता है क्या होती है, चालक जैसी नहीं होती है, उतनी फास्ट नहीं चलता, तो कुचालक जैसा स्लो भी नहीं होता, मीडियम में आ जाता है। इनके अगर प्रतिरोधकता की बात करो तो इनकी प्रतिरोधकता 10 की घात -1 ओम मीटर से लेकर 10 की घात 4 ओम मीटर तक होती है। फॉर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये क्या है, अर्धचालक है। अब मैं यहाँ बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने में चालकता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
और परम शून्य ताप पे अर्धचालक एक आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करता है। परम शून्य ताप जब आएगा तो वहां पे क्या होगा, ये जो अर्धचालक है आपका सेमीकंडक्टर है वो क्या बन जाएगा, आदर्श कुचालक बन जाएगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है, नोट कर लेना इसको अच्छी तरह, है ना। अगर हम अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिला दें, अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिला दें तो उसकी क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है। अशुद्धियां बढ़ाने से क्या होता है, विद्युत धारा बहने लगती है। जैसे अशुद्ध जल होता है, शुद्ध जल है, जब आपका ये शुद्ध जल है, अशुद्ध जल है तो उसमें धारा नहीं बहेगी, लेकिन थोड़ी सी अशुद्ध जल है तो वहां पे क्या होगी, धारा बढ़ जाएगी, है ना। धारा क्या होगी, वृद्धि भी हो जाएगी, बह भी जाएगी, प्रवाहित भी हो जाएगी। यही कहानी अर्धचालक में है। उसकी अगर आप चालकता बढ़ाना चाहते हैं तो अशुद्धियां मिला दीजिए। बात करूं मैं प्रतिरोध की, कि प्रतिरोध के कितने प्रकार होते हैं। ये जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध निकालते हैं ना अपन, प्रयोगशाला में भी करते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं। सामान्यतः तो क्या होता है, प्रतिरोध हमारे पास 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आबद्ध प्रतिरोधक और दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है, तार आबद्ध प्रतिरोधक की बात करें, ये तारों का बना होता है, आप लैब में देखे होंगे, है ना, उससे बनाया जाता है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, जब इसका चयन किया जाए, तार से बनाएंगे, है ना, तो तार आबद्ध प्रतिरोध के पदार्थ का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि इनकी जो प्रतिरोधकता पे ताप का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इनकी प्रतिरोधकता क्या हो, ताप का प्रभाव नगण्य हो, ऐसा हम लेते हैं। जैसे कुछ भी ले सकते हो, मिश्र धातु हैं आपके पास, नाइक्रोम के तार, मैग्नीम के, कांस्टेंट के, इन तारों का क्या होता है, प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं। जब आप लैब में जाएंगे तो आपको लगभग इन्हीं कांस्टेंट्स का या नाइक्रोम का या मैग्नीम तार ही मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रतिरोध होता है, इनका प्रास क्या होता है, बहुत ही कम रखा जाता है। कम प्रास के अगर आपको प्रतिरोध देखना है तब हम क्या करते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रास ज़्यादा करना है तो उस वक्त आपको क्या करना होता है, कार्बन प्रतिरोधक को काम में लेना होता है। कार्बन प्रतिरोधक कुछ इस तरह होता है, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होगी, कुछ इस तरह नज़र आता है। ये क्या होता है कि जो आपका है ना, अधिक मान अगर प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप अधिक मान के प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्बन से बनाया जाता है। और ये क्या होता है, अर्धचालकों की सहायता से बने होते हैं। ये क्या होता है, कार्बन आदि ये क्या होते हैं, अर्धचालकों की सहायता से बने होते हैं। और ये जब देखोगे आप यहाँ पे तो लगभग इसमें 1, 2, 3, 4 तरह के कलर किए होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 तरह के कलर किए होते हैं। ये कलर ही आपको बताते हैं इनके मानों को, कि कितने ओम का है, कितनी विश्वसनीयता है, ये सब क्या करते हैं, ये कलर ही बताते हैं। कैसे बताते हैं, देखिए यहाँ पे आपको चित्र नज़र आ रहा होगा, तो ये 4 तरह के कलर होते हैं। पहला और दूसरा कलर तो अंक बताते हैं, पहला और दूसरा कलर क्या करते हैं, अंक बताते हैं। तीसरा कलर आपके 10 की घात 3 को या 4, 5, 6 जो भी है, 10 की घात को बताता है ना, 10 की घात को बताता है। और चौथा जो कलर है वो विश्वसनीयता को बताता है। यहाँ पे 4 तरह के वलय होते हैं। ठीक है, तो ये जो वलय हैं, इनके रंग, स्थान और संख्या द्वारा किसी भी प्रतिरोध का मान और विशेषता मालूम कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि प्रथम 2 पत्तियां तो क्या करती है, प्रतिरोध के मान के प्रथम 2 अंकों को बताती है, यानी मान के करेंगे 2 अंकों को बताती है। तीसरे नंबर की जो आती है तीसरी पट्टी, ये 10 के घात को बताती है ना, 10 के घात को बताती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लाल है, ये लाल है, तो ये तो क्या होंगे, 2 अंक को बताएगा। और तीसरा जो लाल है ये क्या करेगा, 10 की घात को बताएगा। यहाँ पे लास्ट में जो चौथा होता है वो क्या बताता है, इसकी सुग्राह्यता को बताता है, विश्वसनीयता को बताता है ना। चौथी पट्टी क्या करेगा, प्रतिरोध की सहन शक्ति या विश्वसनीयता को बताती है ना। अब इसका मान कितना होता है, क्या होता है, एक सारणी बनी हुई है, उस सारणी की सहायता से आपको याद रखना पड़ता है कि हर रंग का कोड दिया हुआ है। हमें क्या कर रखा है, हर रंग का कोड बनाया हुआ है। ये देखिए कोड है, अगर काला रंग है आपके पास, ब्लैक है ना, काला रंग है, तो काले रंग का अंक कितना है, 0। और उसका जो गुणज होगा वो कितना होगा, याद करने के लिए 10 की घात 0 यानी 1 होगा। ठीक है, अगर अपने पास भूरा है तो 1 यानी 10 की घात 1 हो जाएगा उधर। लाल के लिए, ये अपने पास लाल है तो 2 यानी कितना हो गया, 10 की घात 2 हो गया उधर। ऐसे ही नारंगी यानी ऑरेंज है तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा उधर, 10 की घात 3 होगा। येलो यानी पीला के लिए 4, इसी क्रम में जाएंगे, हरा के लिए 5,
नीला के लिए 6, बैंगनी के लिए कितना, बैंगनी वायलेट 7, और स्लेटी के लिए कितना हो जाएगा 8। इधर ये घाते लिखते रहना, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8। कलर और भी हैं। सफ़ेद रंग का आ जाए तो 9 हो जाएगा, 10 की घात 9 होगा। अगर गोल्ड आता है, लास्ट में मिलता है गोल्ड और सिल्वर, है ना, वो इसकी घात क्या होंगी, 10 की घात -1 और 10 की घात -2 होता है गुणज के हिसाब से, लेकिन ये जनरली लास्ट में मिलते हैं आपको। और ये क्या करते हैं, विश्वसनीयता नापने के काम आते हैं। गोल्ड के लिए ±5% और इसके लिए ±10%। अगर कोई भी रंग नहीं है, कोई भी रंग नहीं है, तो प्लस माइनस कितना होगा, 20% हो जाएगा। प्लस माइनस कितना होगा, 20% हो जाएगा। ये कलर है आपके पास। अब इन कलरों का कोड कैसे याद रखें, तो कलरों का कोड भी याद रखा जा सकता है। थोड़ा सा एक अपने क्या किया, एक शॉर्टकट बनाया। तो वो शॉर्टकट देखिए, मैं इस कलरों को लिखता हूँ, एक अगले पेज पे लेता हूँ, वहाँ पे कलर को लिखता हूँ। सबसे पहले क्या था आपके पास, बी, है ना। सबसे पहले क्या था, देखिए आपके पास बी था, यानी ब्लैक था। सबसे पहले क्या था, ब्लैक, ठीक है। फिर क्या आया अपने पास, फिर बी आया, ब्राउन आया। पहले तो क्या आया अपने पास, ब्लैक आया, फिर क्या आया अपने पास, ब्राउन आया। फिर देखिए, फिर आएगा आपके पास आर, रेड, नारंगी और पीला, लाल, नारंगी और पीला, लाल, ठीक है, नारंगी, नारंगी का क्या होगा, ऑरेंज होगा, ठीक है, अपने नारंगी का लिख लिया, ऑरेंज। और फिर क्या था आपके पास, पीला, येलो, ठीक है, येलो आ गया, ग्रीन, ठीक है। उसके बाद क्या था, ग्रीन के बाद है आपके पास ब्लू और वायलेट, ठीक है। ये अपने पास हो गया ब्लू और वायलेट, ठीक है। फिर देखें इसके बाद क्या है, इसके बाद है अपने पास बैंगनी के बाद है स्लेटी, बैंगनी के बाद क्या है, स्लेटी है, और फिर वाइट है। ये अपने पास ग्रे, और फिर क्या है, वाइट है, ठीक है। फिर क्या है आपके पास, गोल्डन होगा और सिल्वर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास, सिल्वर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं सिल्वर, देख लें, यही चीज़ है अपने पास, गोल्ड और सिल्वर। ये कलर है, कलर कोड हैं। कलर कोडों को याद किया जाए, कैसे याद करें इनको, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूँ। इसके पहले वाले अक्षरों को देखिए, यहाँ पे क्या करें, इन सब के क्या करें, हम पहले वाले अक्षरों को देखें। ये पहला अक्षर ये बना, बी रॉय, बी रॉय। फिर बना ये वाला, देखिए इसको बना लेते हैं, है ना, और फिर इसको बना लेते हैं। लास्ट वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है आपका, ये तो विश्वसनीयता को दिखाता है, कोड की जरूरत है नहीं। तो देखो, इसको बना के याद कर सकते हो आप इससे, बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट भारत, जी फॉर यानी ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। इस तरह इसको याद किया जाता है। मैंने क्या बताया, बी रॉय, बी रॉय, ये बताया आपको, बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट भारत, ग्रेट भारत, भारत, और फिर क्या बताया आपको, वेरी गुड वाइफ। देखिए, अगर ये याद होगा तो आपका कोड याद हो गए, बी रॉय के कोड याद हो गया, B4 बताया आपको, ब्लैक है ना। इससे आपका कोड याद किया जा सकता है, बड़े आसानी से इन कोडों को याद कर सकते हो, तो गलती नहीं होगी। चलिए मान लीजिए हमें कोड याद है, तो कैसे निकालें, एक एग्जाम्पल देख लें। मेरे सामने ये दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल देखना है कि इसका कितना निकलेगा। देखिए सबसे पहले है पीला, आप टेबल में जाइए, वहाँ पे देखिए पीले का रंग कौन सा है। तो पीले के लिए देखो मैं लिखता हूँ बी रॉय, बी रॉय, है ना, ROY, ये आ गया ROY। कौन सा नंबर पे आएगा, अगर सबसे पहले देखा होगा तो आपने ये 0 आया होगा, फिर 1 आया होगा, 2, 3 और ये 4। तो पीला कौन सा नंबर पे है, 4 नंबर पे है। तो इस पीले के लिए क्या करेंगे, हम 4 नंबर यूज करेंगे। ये मैंने पीले का 4 नंबर लिख दिया, दिख नहीं रहा, ठीक है, इसको कलर चेंज कर देते हैं अपन।
पीले का क्या किया, 4 नंबर लिख दिया, ठीक है। बैंगनी, बीबी रॉय के बाद क्या था, ग्रेट भारत था। अब उसके बाद क्या था, ग्रेट, है ना, भारत, ठीक है। ये हो गया आपका 5 नंबर। 6 नंबर फिर था आपके पास वेरी गुड वाइफ, वी यानी वायलेट, वे बैंगनी था, तो इसका बैंगनी का कितना हो गया, 7 नंबर। बैंगनी का कितना हो गया, 7 नंबर, ठीक है। पहले दो तो अंक बताएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने 4 और 7 लिख रखा है, देखिए 47, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, और ये भूरा जो तीसरे नंबर पे है, ये 10 की घात में लिखा जाएगा। भूरा क्या होगा, 10 की घात में लिखा जाएगा। तो 10 की घात में देखिए भूरे का कहाँ पे था, भूरे का 10 की घात कितना होगा, चलिए टेबल में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए भूरा ब्राउन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, मतलब एक कोड नंबर 1 है। यहाँ पे भी देख सकते थे, ये जो अपन ने बीबी रॉय लिखा था, तो बीबी ये रहा ब्राउन, है ना। तो इसका कितना होगा, 1 होगा, लेकिन 1 ना लिख के अपन क्या करेंगे, 10 की घात 1 लिखेंगे। तीसरा वाला जो है वो 10 की घात को दिखाता है, तीसरा वाला क्या करता है, 10 की घात को दिखाता है, तो ये 10 की घात 1 हो गया। लास्ट में आपके पास है सुनहरा, सुनहरा यानी कौन सा, गोल्ड। तो गोल्ड, सिल्वर और कलरलेस को तो याद करना है। गोल्ड का होता है +-5, गोल्ड का कितना होता है, +-5। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अपने पास गोल्ड का +-5 और सिल्वर का +-10। और कोई रंग नहीं, कई बार क्या होता है कि 3 ही रंग मिलते हैं, चौथा नहीं मिलता है, तो चौथा नहीं मिलता है, तो इसका मतलब वो क्या है, यहाँ पे कोई रंग नहीं है, तो उसका +-20% होता है। उसका क्या होता है, +-20% होता है। तो कुल मिला के इसका आंसर आ गया अपने पास 47 × 10 की घात 1 ओम, है ना, और +-5%, ये इसकी क्या है, विश्वसनीयता है, +-5% तक। समझ गए। तो ये कोड भी याद करके कर सकते हैं, और पूरी टेबल याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पूरी अगर अपने को टेबल याद हो जाती है तो अच्छी बात है। तो आपको क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, ये लिख भी देगा और उससे पूछेगा कलर बता दीजिए, तो बता देंगे, 4 का और 7 का कलर देख लेंगे, 10 की घात है, घात का कलर देख लेंगे, और विश्वसनीयता देख लेंगे, उससे अपने को कलर का पता चल जाएगा। परीक्षा में पूछा जाता है, वर्ण कोड के नाम से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, हेडिंग डालिए। देखिए सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। जितने भी पदार्थ हैं उनकी जो प्रतिरोधकता है ताप पर निर्भर करती है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा भी की थोड़ी बहुत, है ना। लेकिन जो कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता है निम्न ताप पर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनके निम्न ताप पे क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, 0 है, ठीक है। यानी चालकता कितनी हो गई, अनंत हो गई। प्रतिरोधकता घटी तो चालकता क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसे पदार्थों को हम अति चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। पूछ भी सकते हैं अति चालक पदार्थ क्या होते हैं, तो आप बता देंगे कि निम्न ताप पर यदि प्रतिरोधकता 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे, अति चालक कहेंगे, सुपर कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। अगर मैं कम तापांतर की बात करूं यानी 100 सेंटीग्रेड या इससे कम के लिए, तो किसी भी चालक के, देखा भी चालक के लिए, अपने थोड़ी देर पहले देखा भी था, किसी भी चालक की जो प्रतिरोधकता है उसको ज्ञात करने का यह सूत्र है। ये क्या है, उसका फॉर्मूला है ρT = ρ0 1 + अल्फा, ठीक है, T - T0। ρT और ρ0 जानते हो अब, ये चालक की क्या है, प्रतिरोधकता है। कब, T वाला तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और जो 0 है वो T0 सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। अल्फा, अल्फा ये क्या है, अल्फा चालक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है। यहां पे आप अल्फा का मान निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां से अल्फा का मान निकालना चाहूं तो देखिए अपन अल्फा का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा अल्फा, पहले इसको क्या करें, खोल लो, ठीक है। पहले तो हम क्या करें, इसको खोल दें, ये आ जाएगा। खोलने पे देखिए ये आएगा क्या, P0 अल्फा T - T0, राइट। ये खोल दिया अपन ने। अब पक्षांतरण करेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा आपके पास PT - P0 बट्टे में P0 और T और T - 0 माइनस हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या होता है, इस तरह अल्फा आ जाता है। ये जो अल्फा आया इसका विमेय सूत्र जो होता है वो होता है m0 L0 T0 थीटा इनवर्स, यानी 1/θ होता है। क्या होता है, 1/θ होता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं ताप गुणांक देखना चाहते हैं किस पे, T = 0 सेंटीग्रेड पे,
तो कुछ ताप गुणांक यहाँ पे टेबल बना हुआ है, उस टेबल से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ टेबल बने हुए हैं, तो कुछ के बता रखे हैं मैंने यहाँ पे। जैसे हम बात करें सबसे पहले चालक, है ना, चालक में धातुओं की बात करूं तो धातुओं में चांदी का बता रखा है, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, लोहा, प्लेटिनियम, पारा, इनके यहाँ पे आपको क्या है, प्रतिरोधकता दिया हुआ है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक प्रति डिग्री। ऐसे ही देख लीजिए आप यहाँ पे मिश्र धातुओं की बात करें तो मिश्र धातुओं में देखिए नाइक्रोम का है, ये नाइक्रोम का होता है, मैग्नीम का, कांस्टेंट का, ये इनकी क्या होते हैं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक डिग्री में है। तो ये मानों को देख सकते हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में काम में आ जाता है, वैसे तो परीक्षाओं में लिख के दिया जाता है ना। अर्धचालक की बात करें तो ये अर्धचालक भी आपके पास कार्बन का दिया हुआ है, ये जर्मेनियम का, ये सिलिकॉन का है, ठीक है। तो ये कुछ मान अपने को याद होने चाहिए, कुछ ना कुछ कंपटीशन एग्जाम में काम आ जाता है, ठीक है। मैं बात करूं धातुओं की प्रतिरोधकता की, कि धातुओं की प्रतिरोधकता देखें, हेडिंग डालिए धातुओं की प्रतिरोधकता। पहली बात तो प्रतिरोधकता होती क्या है ये बताइए, है ना। प्रतिरोधकता होती क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इस बात को नोट करना, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। और किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करने का ये सूत्र होता है रो बराबर m/n² टो बार। टो बार भी लिख सकते हैं, टो भी लिख सकते हैं, विश्रांति काल होता है। m क्या होता है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, n चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और मैंने ये बता दिया टो तो होता है विश्रांति काल, और अगर बार लगा दिया तो क्या होगा, माध्य विश्रांति काल होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, ये समीकरण 1 है आपका, इस समीकरण 1 की बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m और E दोनों दिया हुआ है ना, m और E। ये जो m और E है इस पे क्या होता है, ताप वृद्धि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है यदि ताप वृद्धि बहुत अधिक नहीं हो तब पर भी ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कुल मिला के ताप वृद्धि का प्रभाव इस पे पड़ता ही नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो उत्तरोत्तर टक्कर, जानते हैं, दो लगातार टक्कर के बीच में जो औसत दूरी होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं, जिसे आप लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, और उसकी वर्ग माध्य मूल चाल Vrms है ना। तो उसके बीच ये रिलेशन होता है, विश्रांति काल बराबर होता है माध्य मुक्त पथ बटे में अनियमित गति में वर्ग माध्य मूल चाल। गणित भाषा में लिखना चाहें तो इसको गणितीय भाषा में यूँ लिख सकते हैं, इसको हटा दूं एक बार, गणितीय भाषा में लिखना चाहें तो आप क्या करें, यहाँ पे जो आपने कहा है वो लिख सकते हैं, टो बार बराबर लैम्ब्डा बार बटे में Vrms, ठीक है। Vrms क्या है, तो वर्ग माध्य मूल चाल, ऊपर बता दिया, हर चीज़ के बारे में बता दिया, लैम्ब्डा क्या है, Vrms क्या है, और ये विश्रांति काल जानते हुए आप ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। बात करें, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे लैम्ब्डा बार का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, और Vrms का मान क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, देखिए इससे क्या होगा, टो बार का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, अगर आप नीचे वाले का मान बढ़ाते जाएंगे, नीचे वाले का मान बढ़ाते जाएंगे तो टो बार क्या होगा, घटेगा ही ना। तो यहाँ पे अगर Vrms का मान बढ़ता जाएगा तो वो क्या होगा, टो बार घट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो घट जाता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। समीकरण 1 में देख सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध ये रहा आपके पास, है ना। इसका मान क्या होगा, इसको अपन ने क्या किया, घटा दिया, इस टो बार को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, नीचे वाली संख्या कम हो रही है, तो ये क्या होगा, सीधी सी बात है, बढ़ जाएगा, कॉमन सेंस है अपने पास, तो ये अपना मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब ये बढ़ जाएगा तो धातुओं के लिए जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा है उसका मान भी क्या होता है, धनात्मक होता है, और शुद्ध धातुओं का अल्फा का मान लगभग 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नोट कर लेना, कई बार ये चीज़ अपने को पूछा जाता है, यानी 1/273 समझ गए, यानी इसका जो प्रतिरोध है लगभग क्या हो गया, परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। एक तांबा है, उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता का चित्र बनाया है, ग्राफ बनाया है, वो इस तरह बनता है। ये क्या होता है, इस तरह बनता है तांबे के लिए। तांबा कैसा है, चालक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, धातु है, चालक है, तो उसका ग्राफ इस तरह हमें प्राप्त होता है। मैं बात करूं मिश्र धातुओं की, अभी अपन ने धातु की बात कर ली, मिश्र धातुओं की बात करें
तो मिश्र धातुओं की भी प्रतिरोधकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। प्रतिरोधकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन यह वृद्धि क्या होती है, शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। जो शुद्ध धातु हैं उसकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। जैसे कुछ मिश्र धातुओं की बात करें, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, है ना, इन पर ताप का प्रभाव होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। ताप का प्रभाव पड़ता तो है लेकिन क्या होता है, बहुत कम पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है प्रतिरोधकता ताप गुणांक नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, बस इसी कारण इन धातुओं का जो उपयोग होता है वो मीटर सेतु, मीटर बीज वगैरह बताएंगे आपको, लैब में देखना, उसमें काम में लिया जाता है। विभव मापी के तार प्रतिरोध बॉक्स इस इत्यादि में काम में लिया जाता है। अगर मैं नाइक्रोम की बात करूं तो नाइक्रोम के प्रतिरोधकता में तापवृद्धि के साथ जो ग्राफ अगर बनाए तो ग्राफ इस तरह नजर आएगा आपको। ठीक है, ये मिश्र धातु के लिए हो गया। अपन ने क्या की, चालक की बात की, चालक में धातु और मिश्र धातु की बात कर ली हमने। ठीक है, अब मैं चर्चा करता हूं अर्धचालक की। अपन चर्चा करें कि अर्धचालक और विद्युत रोधी, जिसको आप कुचालक कहते हैं, इनकी प्रतिरोधकता देखें। ठीक है, कुछ पदार्थ देखिए, जैसे आप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, ये कैसे हैं, अर्धचालक हैं, है ना। ये ऐसे होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। इनकी जो प्रतिरोधकता होती है ताप बढ़ाने में क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है, घटता है ना। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो कितना आ जाता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अगर अपने दिमाग में आए कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण सिर्फ इतना सा है, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बढ़ जाती है, और जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का घनत्व मान बढ़ जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, माध्य विश्रांति काल का मान क्या होता है, घट जाता है। माध्य विश्रांति काल का मान क्या होता है, घट जाता है। लेकिन जो माध्य विश्रांति काल है उसमें होने वाली कमी की तुलना में एन में होने वाली वृद्धि बहुत अधिक होती है। घटता तो कम है लेकिन एन ज़्यादा बढ़ता है। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें क्या होता है, एन तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, और ये बहुत कम घटता है। तो कुल मिला के क्या हो गया, नीचे वाला मान फिर भी क्या होता है, बड़ा ही होता है, और नीचे वाला मान बड़ा होने के कारण ये जो नीचे वाला मान है बड़ा ही होता है, तो सीधी सी बात है ये मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ताप के बढ़ने पर नेट प्रभाव से रो का मान कम हो जाता है। रो का मान क्या होता है, कम हो जाता है। एक अर्धचालक लिया हुआ है, उसके साथ ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता का ये ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा अर्धचालक के लिए। ठीक है, बात करूं मैं कुचालक की। कुचालक में क्या होता है, प्रतिरोधकता जो होती है ताप के घटने में चरघातांक की तरह बढ़ती है ना, चरघातांक एक्सपोनेंशियल ई की घात एक्स जो होता है उसकी बात करें। और कुचालकों की जो प्रतिरोधकता है शून्य आदर्श ताप के नजदीक अनंत हो जाती है। जैसे शून्य ताप के पास आती है तो वहां पे क्या होता है, वो अनंत हो जाता है। अनंत का मतलब बहुत ज्यादा, यानी कहने का मतलब है इनकी चालकता क्या होती है, 0 के पर करीब करीब शून्य हो जाती है। ठीक है, अगर आप अर्धचालक और कुचालक की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता देखना चाहते हैं तो यह सूत्र प्रयोग किया जा सकता है, रो बराबर रो 0 ई की घात Eg अपॉन के टी। सूत्र याद रखिए, ज़्यादा ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि के क्या है तो के वोल्टजमान नियतांक है, टी क्या है, टी फॉर टेम्परेचर है, पदार्थ का ताप है ना, और Eg क्या है, ये चालन बैंड एवं संयोजकता बैंड में ऊर्जा अंतर है। बैंड अंतर, संयोजकता, ये चीज़ आपको कहाँ समझ में आएगी, अपने चालक, अर्धचालक और कुचालक ऊर्जा बैंड सिद्धांत पे भी समझाया जाता है, उससे समझ में आएगा। और केमिस्ट्री में ये आपको समझाया गया है, तो वहाँ ये चीज़ आपको बताएगी कि चालन बैंड क्या होता है, संयोजकता बैंड क्या होता है, ऊर्जा अंतर क्या होता है, तो वहाँ से इस चीज़ को अपन ने यहाँ रखा है। ठीक है, वो जो मान आता है अर्धचालकों के लिए, इसका मान होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या होता है कुचालक के लिए ये इसका मान जो आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, अधिक होता है, यानी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। कुचालक में प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, कुचालक में प्रतिरोधकता अधिक होती है, तो इसका मतलब क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं पाएगा, आवेश का चालन नहीं होगी, चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, इन पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है ताप से क्या होती है, चरघातांकी परिवर्तन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व में ताप के कारण चरघातांकी परिवर्तन है, यानी चरघातांकी के रूप में जाता है, क्योंकि सूत्र अपन ने वैसा ही बना रखा है, इस तरह का ये सूत्र होता है, e की घात में आ रहा है, ये सूत्र होता है। यहाँ पे n0, n क्या है, तो 0 बता रहा हूँ तो 0 के पे, और n क्या है, के पे, टी के पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या है, संख्या घनत्व है। ठीक है, थोड़ा अपने डिटेल में ले रखा है इसलिए ध्यान रखना। चलिए देखते हैं निर्भरता कि प्रतिरोध की ताप पे कितनी निर्भरता होती है वो देखें। देखो, अपन ने ये तो देख लिया कि जो अपने पास चालक पदार्थ हैं वो उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध भी क्या होता है, ताप से प्रभावित होती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी चालक तार के ताप में वृद्धि करने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्रियाशीलता बढ़ती है, जैसे ही क्रियाशीलता बढ़ती है तो उनके कारण क्या होगा, टक्करों में भी वृद्धि हो जाएगी, टक्करों की संख्या क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी एक तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे, अब टकरा टकरा के जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपको टकरा टकरा के जाने में क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब है कि ताप बढ़ाने से धातुओं के प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अपन ने मान लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी चालक का प्रतिरोध R0 है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका प्रतिरोध क्या ले लिया मैंने, RT ले लिया। ठीक है, अब मैं बताऊं इसका अंतर, तो क्या निकलेगा अंतर बताइए, प्रतिरोध में अंतर निकालें तो क्या होगा, RT माइनस R0 होगा। ये जो अंतर होगा, प्रारंभिक जो प्रतिरोध था R0 और जो ताप में वृद्धि थी उसकी क्या होगी, समानुपाती होगी, उसकी क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी ये जो RT माइनस R0 है समानुपाती हो गया R0 के, और RT माइनस R0 क्या हो गया, T यानी समय के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। समझ गए बात को। अगर ये नियम अपने को याद है, अपने को क्या है, अगर ये नियम याद है तो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, समानुपाती हैं तो समानुपाती हैं तो क्या करें, समानुपाती का निशान हटाएं, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये दोनों समानुपाती है तो दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है, RT माइनस R0 समानुपाती R0T के, और इसको समानुपाती का निशान हटाया, अल्फा लगा दिया। अल्फा क्या है, समानुपाती नियतांक है, इसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक भी कहते हैं। यहां से अगर आप अल्फा का मान निकालना चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं यहां से अल्फा का मान निकले, तो अल्फा का मान क्या निकलेगा, ये निकलेगा RT माइनस R0 बटे में क्या होगा, R0T आ जाएगा, ये तो निकलेगा अल्फा का मान। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मान है धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जो अल्फा का मान है ये किस पर निर्भर करेगा, धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे समीकरण जो दो है अपने पास, उससे RT बराबर आप क्या लिख सकते हो, RT बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए RT है ना, इस R0 को उधर ले जाओ तो R0 प्लस अल्फा R0T लिख सकते हैं। भाई अपना क्या है, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, अपने हिसाब से समीकरण दे सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया RT बराबर R0 प्लस अल्फा R0T। तो यहाँ से RT निकालना चाहता हूँ तो R0 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या किया, R0 कॉमन ले लिया, तो RT जो निकला मेरे पास, RT ये निकल गया R0 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, ये मैंने आपको अल्फा निकाल के बता ही दिया था यहाँ से। ठीक है, एक को 3 दे दिया, एक को मैंने 4 दे दिया। अब अपने पास मान लो R0 आपका 1 ओम है और T 1 सेंटीग्रेड है, तो अल्फा का मान क्या होगा, R0 का 1 रख दें, है ना, T क्या करें 1 सेंटीग्रेड रख दें, तो ये आएगा अल्फा बराबर RT माइनस R0 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम प्रतिरोध वृद्धि कहते हैं। ये क्या हो गया, प्रतिरोध में वृद्धि हो गया। तो एक परिभाषा बनाई जा सकती है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 0 सेंटीग्रेड पर 1 ओम हो, कितने पे, 0 सेंटीग्रेड पर 1 ओम हो, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है ये अल्फा से रिप्रेजेंट होता है, इसका जो मान होता है लगभग 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। माइनस में इसलिए लिखा हुआ है, नीचे होता है ना, ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान अगर आप समीकरण 3 में रख देते हैं, किसका, अल्फा का मान 1/273 है ना, यहाँ पे अपने रख दिया, तो ये आ जाएगा RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस 1/273 T हो गया। इसको हल कर लें,
एलसीएम आ जाएगा, ये 273 प्लस टी हो जाएगा। 273 प्लस टी को क्या कर सकते हैं, कैपिटल टी लिख सकते हैं ना। तो ये सारे मान रख के तो फाइनली जो आता है आपके पास आर टी समानुपाती है किसके, ताप के है। कौन सा ताप, परम ताप के। कौन से ताप के, परम ताप के। तो एक रिजल्ट और आ जाता है बच्चों आपके पास कि किसी ताप पर चालक का जो प्रतिरोध होता है इसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके होता है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर मेरे पास दो दो प्रतिरोध हैं तो उसका भी मैं सूत्र ज्ञात कर सकता हूं। मान लिया T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध R1 है और T2 पे क्या है, R2 है। तो इस सूत्र को बदल लो, इसको क्या करें, R1 और R2 में लिख सकते हैं। पहला तो ये हो गया R1 के लिए और दूसरा हो गया ये R2 के लिए। दोनों का क्या किया मैंने, भाग लगा दिया। R1 में जब मैं R2 का भाग लगाता हूं तो मेरे पास R0 से R0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये बच गया 1 प्लस अल्फा T1 और 1 प्लस अल्फा T2। ठीक है, इसके बाद क्या करो, वज्र गुणा कर लो। इसको मैंने R1 से गुणा किया R1 और इसको किया अल्फा T2 को R1 से, तो ये लिख लिया R1 अल्फा T2। ऐसे इसका भी और इसका क्या किया हमने, वज्र गुणा कर लिया। इनका हमने क्या किया, वज्र गुणा कर लिया। तो यहां से आ गया R2 प्लस R2 अल्फा T1। ठीक है, अब मेरा उद्देश्य क्या है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा वाले को मैं क्या करूंगा, एक तरफ करूंगा। इस अल्फा वाला जो ये अल्फा वाला है ना, ये इधर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा, और अल्फा मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब मैंने अल्फा कॉमन लिया तो क्या बचेगा, देखिए इसका अल्फा कॉमन लिया तो R1 T2 बच गया, वो माइनस का होके आया तो माइनस R2 T1 हो गया। ठीक है, उधर R2 माइनस R1, यहां से अल्फा निकाल सकते हैं। ये अल्फा आ गया R2 माइनस R1 बटे में R1 T2 माइनस क्या है, R2 T1 है। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ये सारे सूत्र क्या होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, सारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करने के काम में आते हैं। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में।